नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट भारतीय इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यूनिट थर्ड, कनिष्क प्रथम। इससे पहले हमने रुद्रदामन के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, और कनिष्क के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था। विस्तार से इस वीडियो में हम कनिष्क के बारे में जानेंगे, जिससे कि आप कनिष्क से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनके आंसर आसानी से कर पाएंगे। जैसे कनिष्क प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ कनिष्क फर्स्ट। कनिष्क प्रथम की विजयों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कनिष्क फर्स्ट। तो राजनीतिक उपलब्धियां पूछे या विजय पूछे, दोनों का एक ही आंसर है। उसके बाद कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां। डिस्कस द कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कनिष्क फर्स्ट। कनिष्क प्रथम का धर्म, कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट कनिष्क फर्स्ट एज अ पैट्रॉन ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड लिटरेचर। और फिर अंत में कनिष्क का मूल्यांकन की वह एक वीर योद्धा, महान विजेता था, योग्य शासक था, बौद्ध धर्म का संरक्षक था, साहित्य का संरक्षक था और कला अनुरागी तथा भवन निर्माता था। और इस तरह से संपूर्ण कनिष्क से संबंधित हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियां या कनिष्क की विजय। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली सम्राट था। अधिकांश विद्वान कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी मानते हैं। 78 ईस्वी। कनिष्क एक वीर योद्धा तथा महान विजेता था, और उसकी विजयों की बात करें तो सबसे पहले कश्मीर विजय। सर्वप्रथम कनिष्क ने काश्मीर या कश्मीर पर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर जीतकर उस पर शासन किया और कश्मीर में अनेक विहार बनवाए। उसने श्रीनगर के निकट कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, जो आज भी एक छोटे गांव के रूप में विद्यमान है। कनिष्क ने कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र था। साकेत और पाटलिपुत्र विजय। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी विजय प्राप्त की थी। उसने साकेत को जीतने के बाद पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां के कोटकुल नरेश को पराजित कर उससे युद्ध का हर्जाना मांगा। इस पर कोटकुल नरेश ने हर्जाने के बदले में बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध के जलपात्र भेंट किए, जिन्हें पाकर कनिष्क संतुष्ट हो गया और उन्हें लेकर अपनी राजधानी लौट आया। तो डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार का कथन है कि सातवाहनों के मगध पर से राज्य का अंत करने का श्रेय कनिष्क को ही है। तीसरा है पार्थियनों पर विजय। तो कनिष्क के पहले कुजल कडफिसस ने भी पार्थियनों को पराजित किया था। कुजल शक राजा ही था ये भी, इसके पहले कनिष्क पहले का कुजल कडफिसस, ऐसा कहते हैं। शख्स कनिष्क के पहले इसने पार्थियनों को पराजित किया था। अतः अपनी पराजय का बदला लेने के लिए तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश बैक्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए पार्थिया के शासक ने कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण किया, परंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। और डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है कि जिस समय कनिष्क पूर्वी भारत पर आक्रमण कर रहा था, संभवतः उसी समय पार्थिया के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क ने उसका सफल प्रतिरोध कर उसे पीछे भगा दिया। चीन पर विजय। कनिष्क ने चीन के सम्राट होती, चीन के सम्राट का नाम था होती के पास अपना एक राजदूत भेजा और यह मांग की कि चीन की एक राजकुमारी का विवाह कनिष्क के साथ कर दिया जाए। चीनी सेनापति पांचाओ ने प्रस्ताव को अपने सम्राट के लिए अपमानजनक समझा। सेनापति था होती का पांचाओ, और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। इस पर कनिष्क ने अपने सेना नायक की अधीनता में 70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना चीन पर आक्रमण के लिए भेज दी, परंतु कनिष्क की सेना की पराजय हुई और उसे चीन के साथ एक संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार उसने चीन के सम्राट को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया, और कुछ समय पश्चात चीनी सेनापति पांचाओ की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र
पान यांग, इसका पुत्र था पान यांग। ये सेनापति बना, वो अपने पिता की भांति योग्य नहीं था, अतः कनिष्क ने अवसर का लाभ उठाते हुए चीन पर आक्रमण कर दिया और चीनी सेनापति पान यांग को पराजित कर दिया। इसके फलस्वरूप कनिष्क चीनी सम्राट को वार्षिक कर भेजने के अपमानजनक ऋण से मुक्त हो गया। इसके अतिरिक्त चीनी सम्राट को एक संधि करनी पड़ी जिसके अनुसार उसे यारकंद पहले तो कनिष्क हार गया था, पांचाल सेनापति था तब, उसके बाद इसका बेटा पानयांग सेनापति बना तो कनिष्क जीत गया था। तो यारकंद और काशगर और खोतान, ये 3 प्रदेश उसे कनिष्क को देने पड़े, चीन के राजा को। कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, यारकंद और खोतान सम्मिलित थे। भारत में उसके साम्राज्य में आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा भागलपुर सम्मिलित थे। मथुरा, साकेत, पाटलिपुत्र आदि पर उसका अधिकार था और कल्हण के अनुसार कश्मीर भी कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित था। तो आप देखिए, भारत के बाहर तो अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, यारकंद और खोतान थे। भारत के अंदर बात करें तो आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा भागलपुर बिहार स्थित, और मथुरा, साकेत और पाटलिपुत्र पर भी उसका अधिकार था। और कनिष्क, कल्हण कहता है जो राजतरंगिणी का लेखक है, कश्मीर पर भी कनिष्क का अधिकार था। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का कथन है कि कनिष्क का राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक अवश्य विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर थी। पेशावर जिसका वर्तमान में नाम है पाकिस्तान में, पहले नाम उसका पुरुषपुर था। सिंध, राजपूताना, मालवा और सौराष्ट्र कनिष्क के प्रभाव क्षेत्र में थे। डॉक्टर P.L. भार्गव के अनुसार कनिष्क की विजय संबंधी अनुश्रुतियों और उसके अभिलेखों तथा सिक्कों की प्राप्ति के स्थानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका साम्राज्य पश्चिम में खुरासान से पूर्व में बिहार तक और उत्तर में काशगर तक और दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। कनिष्क के शासन प्रबंध की बात करें तो कनिष्क एक योग्य शासन प्रबंधक भी था। वह अपने विशाल साम्राज्य का शासन प्रबंध क्षत्रप शासन व्यवस्था द्वारा करता था। सारनाथ लेख से ज्ञात होता है कि महाक्षत्रप खरपल्लान मथुरा में तथा क्षत्रप वनस्पर बनारस के निकट पूर्वी प्रांतों के शासन के लिए नियुक्त था। तो क्षत्रप, यहाँ पर क्षत्रप शासन व्यवस्था से मतलब है कि कनिष्क अपने विभिन्न प्रांतों में गवर्नर नियुक्त कर देता था विभिन्न राज्यों में, और उन्हें क्षत्रप कहा जाता था। जैसे राजस्थान में गवर्नर है तो राष्ट्रपति वहाँ पर है दिल्ली में, और इसी तरह से कनिष्क मेन राजा हुआ था भारत का, मतलब उसके साम्राज्य का, और विभिन्न जो उसके साम्राज्य थे, प्रांत थे, उनमें वो क्षत्रप नियुक्त कर देता था, राज्यपाल नियुक्त कर देता था। तो इसीलिए इसी तरह से महाक्षत्रप था बड़ा राज्यपाल, खरपल्लान ये मथुरा में था, और वनस्पर क्षत्रप वनस्पर था, ये बनारस के निकट पूर्वी प्रांतों के शासन के लिए नियुक्त था। कनिष्क के साम्राज्य के उत्तरी भागों में सेनानायक लल, वेशपति तथा लियक, वेशपति उत्तरी भागों में, उसके साम्राज्य के उत्तरी भागों में लल, वेशपति और लियक, ये 3 क्षत्रपों के नाम हैं। ये क्षत्रप नियुक्त थे। डॉक्टर V.A. स्मिथ कहते हैं कि महाराष्ट्र का क्षत्रप नहपान तथा उज्जैन का क्षत्रप चष्टन, ये कनिष्क के अधीनस्थ प्रांतपति थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि साम्राज्य के अन्य प्रांत भी इसी प्रकार शासित होते थे। कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। अब बात करें हम कनिष्क प्रथम की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो सांस्कृतिक उपलब्धियां, इवेल्युएट कनिष्का फर्स्ट एज अ पैट्रन ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड लिटरेचर, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में उसकी क्या उपलब्धियां थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक
था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में दिए गए योगदान के कारण कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कनिष्क द्वारा जो उपाय किए गए उनको हम देखते हैं कि उसने बौद्ध मठों एवं विहारों का निर्माण करवाया। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए उसने अनेक मठों एवं विहारों का निर्माण करवाया। पुराने विहारों की मरम्मत करवाई। दूसरा, बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता देना। तो कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं के जीवन यापन के लिए उन्हें उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की, दान दिया। तीसरा है स्तूपों, विहारों तथा स्मारकों का निर्माण। कनिष्क ने कश्मीर, पेशावर, जो उसकी राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा, तक्षशिला आदि में अनेक स्तूपों, विहारों तथा स्मारकों का निर्माण करवाया। ये बौद्ध विहार दीर्घ काल तक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के केंद्र बने रहे। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर में एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। यह बौद्ध विहार एक बौद्ध तीर्थ के रूप में 9वीं शताब्दी तक विद्यमान था। तो इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में एक विशाल बौद्ध विहार बनवाया था और 9वीं शताब्दी तक भी था ये। जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वीरदेव ने इसकी यात्रा की थी। वीरदेव इस बौद्ध विहार की उसने यात्रा की थी। इसके अतिरिक्त कनिष्क ने भगवान बुद्ध की स्मृति में अनेक मूर्तियों का निर्माण करवाया। विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना। तो कनिष्क ने विदेशों में अनेक धर्म प्रचारक भेजे और इन धर्म प्रचारकों के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म का चीन, जापान, तिब्बत, मध्य एशिया आदि में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। और पांचवा इसका प्रयास जो था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। इस समय तक बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रश्न पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इन पर विचार करने और समाधान खोजने के लिए कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस सभा में लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। वसुमित्र इस सभा के अध्यक्ष तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। सभा का अधिवेशन 6 माह तक चलता रहा। इस सभा में त्रिपिटकों पर एक प्रामाणिक भाष्य की रचना की गई जिसका नाम महाविभास था। तो महाविभास की रचना हुई चौथी बौद्ध संगीति में। और महाविभास क्या था? ये त्रिपिटकों, जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं त्रिपिटक, उन पर एक प्रामाणिक भाष्य था। इसके बाद सभी टीकाओं को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करवाकर एक पत्थर के संदूक में रख दिया गया और उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवा दिया गया। इस सभा के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान नामक शाखाओं में विभक्त हो गया। ये महत्वपूर्ण परिणाम रहा इस सभा का, चतुर्थ बौद्ध संगीति का, कि इसके दौरान, इसके बाद से बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। तो कनिष्क ने महायान को राजधर्म घोषित कर दिया। इस प्रकार कनिष्क के प्रयासों से बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। डॉक्टर हेमचंद्र रायचौधरी ने लिखा है कि कनिष्क की ख्याति उसकी विजयों पर उतनी आधारित नहीं जितनी शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है। शाक्य मुनि से मतलब बौद्ध महात्मा बुद्ध को कहा गया है शाक्य मुनि। कला के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में स्थापत्य कला तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। उसने अनेक भवनों, स्मारकों, विहारों, स्तूपों आदि का निर्माण करवाया। उसने अपनी राजधानी पेशावर में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। यह स्तूप 400 फुट ऊंचा तथा इसमें 13 मंजिलें थी। पेशावर में इसने एक स्तूप बनवाया, 400 फुट ऊंचा और 13 मंजिलें थी। उसने पेशावर, कश्मीर, तक्षशिला, मथुरा आदि में अनेक विहार और स्तूप बनवाए। उसने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरमुख नामक नगर बसाया। कश्मीर में तो कश्मीर और काश्मीर एक ही है। कश्मीर में तो उसने कनिष्कपुर बसाया और तक्षशिला में उसने सिरमुख ये नगर बसाया। कनिष्कपुर तो बसाया उसने कश्मीर में और तक्षशिला में बसाया उसने सिरसुख है ये सिरसुख नगर बसाया उसने। कनिष्क के शासनकाल में मूर्तिकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। उसके समय में गांधार 3 केंद्र थे मूर्तिकला के। एक तो गांधार था पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में, और दूसरा था मथुरा और तीसरा केंद्र था आंध्र प्रदेश में अमरावती नामक स्थान।
ये 3 मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। गांधार शैली में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के वो लोग होते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो समाज की सेवा करते हैं, समाज को ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाने के लिए कार्य करते रहते हैं, तो वो कहलाते हैं बोधिसत्व। सारिपुत्र प्रकरण और मोदगलायन जो थे वो सारिपुत्र और मोदगलायन वो ऐसे ही बोधिसत्व थे। तो बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया जिन पर यूनानी देवताओं का प्रभाव दिखाई देता है। बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती हैं। इसी प्रकार बोधिसत्वों की मूर्तियों में बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। गांधार शैली की विशेषताओं की बात करें तो इस शैली की मूर्तियां सलेटी पत्थर की हैं। इस शैली के विषय तो भारतीय हैं परंतु उनकी शैली यूनानी है। विषय भारतीय, शैली यूनानी, इसलिए गांधार कला को भारतीय यूनानी कला या इंडो ग्रीक कला के नाम से भी पुकारा जाता है। इस शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती हैं। इस शैली की अन्य विशेषताएं हैं मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों की सूक्ष्मता, पारदर्शक कपड़े और उनकी सलवटें तथा सुंदर नक्काशी, ये गांधार शैली है। मथुरा कला शैली की बात करें तो कनिष्क के शासन काल में मूर्ति कला की मथुरा शैली का भी विकास हुआ। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस शैली की मूर्तियां लाल पत्थर की हैं जबकि गांधार कला में सलेटी पत्थर का प्रयोग किया जाता था, इसमें लाल पत्थर का। इस शैली में बनी हुई कनिष्क की सिर रहित मूर्ति उल्लेखनीय है, जिसमें सिर नहीं है, जो तत्कालीन मूर्ति कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। मथुरा शैली की मूर्तियां अपनी विशालता, भौतिकवादिता आदि के लिए विख्यात हैं और इन मूर्तियों में दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं रहता। दाहिना हाथ अधिकांशतः अभय मुद्रा में होता है, ऐसे आदि आशीर्वाद देते हुए, जो भगवान बुद्ध का हाथ दिखाया जाता है ना, इस तरह से आशीर्वाद देते हुए, ये ऐसे जो हाथ दिखाया जाता है आशीर्वाद देते हुए, इसको अभय मुद्रा कहा जाता है, ऐसा। तो अभय मुद्रा में पाया जाता है दाहिना हाथ अधिकांशतः। इन मूर्तियों में सिंहासन पाया जाता है। इस शैली में भाव, भावना तथा शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित किया गया है। मथुरा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्वों, यक्ष और यक्षिणियों तथा स्त्री पुरुषों की विभिन्न मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा है कि कुषाण युग महत्वपूर्ण महान साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था। इस समय केवल विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों की रचना ही नहीं हुई अपितु दर्शन शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र पर भी ग्रंथ लिखे गए। अश्वघोष, नागार्जुन और चरक इस युग की साहित्यिक क्रियाशीलता के विभिन्न रूपों को अभिव्यक्त करते हैं। कनिष्क विद्वानों और साहित्यकारों का संरक्षक था। उसका दरबार अनेक उच्च कोटि के विद्वानों और साहित्यकारों से सुशोभित रहता था। अश्वघोष उसके दरबार का सबसे महान साहित्यकार था। अश्वघोष वह एक दार्शनिक, कवि, लेखक और नाटककार था। उसने बुद्धचरित तथा सौंदरानंद, अश्वघोष ने सौंदरानंद और बुद्धचरित नामक ग्रंथों की रचना की। उसने सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ भी लिखा। सारिपुत्र प्रकरण, ये भी अश्वघोष ने ही लिखा। नागार्जुन भी कनिष्क के समय का एक प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान था। वह बौद्ध धर्म का एक प्रकांड विद्वान था। उसने मध्यम कारिका तथा सुहृलेखा, सुहृल रीडिश वाला की मात्रा है इसके नीचे, सुहृलेखा, ये 2 ग्रंथ नागार्जुन ने लिखे और महायान धर्म पर लिखने वाला नागार्जुन ही सबसे प्रथम विद्वान था। और महायान धर्म को आपको पता है, हमने अभी देखा, कनिष्क ने अपना राजधर्म घोषित किया था। वसुमित्र भी कनिष्क के समय का एक प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक था और उसने महाविभाष शास्त्र की रचना की। चरक कनिष्क का राजवेद था। उसने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा जो चिकित्सा शास्त्र का एक प्रामाणिक एवं मौलिक ग्रंथ माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र में चरक के सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पार्श्व और संघरक्ष भी इस युग के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो इस तरह से आप देखिए
कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र, चरक और संघर्ष और पार्श्व ये विद्वान थे। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।